हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर। हम देखो डियर स्टूडेंट्स, अब तक पिछले लेक्चर्स में क्या पढ़ रहे थे। हमने वर्क के बारे में पढ़ा, एनर्जी के बारे में पढ़ा और पावर के बारे में पढ़ा। और अपने आखिरी लेक्चर में हमने इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और उनके 3 टाइप्स के बारे में पढ़ा। उसके ऊपर अलग से फिर एक न्यूमेरिकल्स के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था, वो भी मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने देखा होगा। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम इसी चैप्टर का जो आखिरी हिस्सा है वो है कोलिजन, जो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो लेट्स सी डियर स्टूडेंट्स कि कोलिजन जो है वो क्या होता है। कोलिजन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? कोलिजन मतलब टक्कर। दो बॉडीज जब आपस में टक्कर खाती हैं तो उसी को हम कोलिजन बोलते हैं। अब याद रखो डियर स्टूडेंट्स कि कोलिजन जब होता है तो कोलिजन के दौरान एक बहुत बड़ा फोर्स एक बहुत छोटे टाइम के लिए एक्ट करता है। तो जब दो बॉडीज के बीच में टक्कर होती है तो एक टक, या ये ऐसे आ रही है बूम, या मैंने बैट से मारा बॉल को बूम, क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स? टक्कर हुई, बैट और बॉल के बीच में टक्कर हुई। तो जब ये टक्कर हो रहा है, जब ये कोलिजन हो रहा है, तो इन दोनों बॉडीज के बीच में एक बहुत बड़ा फोर्स एक्ट हो रहा है, लेकिन ये फोर्स बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल के लिए एक्ट हो रहा है। ऐसे फोर्सेस को हम इंपल्सिव फोर्स भी बोलते हैं। इंपल्सिव फोर्स यानी एक ऐसा फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड काफी ज्यादा होता है पर वो बहुत छोटे ड्यूरेशन के लिए किसी बॉडी के ऊपर एक्ट करता है, तो उसी को हम इंपल्सिव फोर्स बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, कोलिजन जब भी होता है तो बॉडीज का मोमेंटम बदल जाता है। मोमेंटम यानी मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम का बदल जाना यानी कि समझो कि वेलोसिटी का बदल जाना। मोमेंटम का बदल जाना यानी वेलोसिटी का बदल जाना। तो अब यहां समझने वाली बात यह है कि कोलिजन इज एन आइसोलेटेड इवेंट in which a large force acts for a small interval of time on the interacting bodies, है ना डियर फ्रेंड्स? अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात समझने वाली ये है कि जरूरी नहीं है कि कोलिजन के लिए कांटेक्ट हो ही, यानी बिना कांटेक्ट में आए भी दो बॉडीज आपस में कोलाइड कर सकती हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। जैसे आपने पढ़ा होगा रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में आपने पढ़ा है डियर स्टूडेंट्स। वहां हम क्या करते हैं, अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्ड करते हैं, किसके ऊपर? गोल्ड फॉइल के ऊपर। तो एक तरफ गोल्ड फॉइल होती है, उसके ऊपर हम अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्ड कर रहे होते हैं। अल्फा पार्टिकल क्या है? ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम एटम है, ठीक है। यानी हीलियम के एटम में से इलेक्ट्रॉन सारे निकाल दिए गए हैं, तो वो सिर्फ एक हीलियम का न्यूक्लियस है जो जा रहा है आगे। हीलियम का न्यूक्लियस से पॉजिटिवली चार्ज्ड है, यानी कि अल्फा पार्टिकल जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। अब ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आगे बढ़ रहा है तो वो जाके क्या करता है? गोल्ड के एटम के अंदर घुस जाता है। लेकिन क्या वो जाके उसके न्यूक्लियस से टकराता है? क्या नहीं, डिफ्लेक्ट हो जाता है डियर स्टूडेंट्स। सपोज कि ये यहां पर ना गोल्ड फॉइल है, ये क्या है? सपोज ये डियर स्टूडेंट्स गोल्ड फॉइल है और यहां से हमारा अल्फा पार्टिकल आ रहा है। तो सपोज ये हमारा अल्फा पार्टिकल है, ये इस तरह से आ रहा है। तो क्या ये अल्फा पार्टिकल और ये ना, ये न्यूक्लियस है और ये उसके चारों तरफ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। तो ये गोल्ड का एटम है, ये गोल्ड का एटम है और ये हमारा अल्फा पार्टिकल है। ये अल्फा पार्टिकल आगे बढ़ रहा है। तो क्या ये अल्फा पार्टिकल अंदर जाके इसके न्यूक्लियस को टक्कर मार के फिर बाहर निकलता है? नो, एब्सोल्युटली नॉट डियर स्टूडेंट्स। टक्कर नहीं होती है, एक्चुअल में कांटेक्ट नहीं होता है। होता यह है कि ये अल्फा पार्टिकल जाता है और उसके रिपल्शन की वजह से डेविएट होकर भाग जाता है। यानी ये जाता है रिपल्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से वो डेविएट हो जाता है। जाता है फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से डेविएट होता है, जाता है फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से वेलोसिटी कम होती जाती है और वापस आ जाता है। टक्कर नहीं होती है, दोनों के न्यूक्लियस की टक्कर नहीं होती है डियर स्टूडेंट्स। वो पास जाके वापस लौट जाता है। तो यहां पे भी देखो वेलोसिटी बदल गई ना, जा रहा था ऐसा, रिपेल होके आ गया ऐसा, या जा रहा था ऐसा, रिपेल होके चला गया उधर, जा रहा था ऐसा, रिपेल होके चला गया उधर। तो वेलोसिटी की दिशा बदल गई ना। वेलोसिटी की दिशा बदल जाना या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदल जाना, इसका मतलब मोमेंटम का बदल जाना। यानी मोमेंटम का जहां रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया,
एक बड़ा रिपल्सिव फोर्स लगा, एक बड़ा रिपल्सिव फोर्स लगा एक छोटे ड्यूरेशन के लिए, तो वहां पे भी हम क्या मानेंगे, क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है, बिना कांटेक्ट के कोलिजन हो रहा है, क्योंकि मोमेंटम तुरंत बदल जा रहा है। हाँ, एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको डियर स्टूडेंट्स, कि सपोज डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर एक ब्लॉक है और ये एक स्मूथ सरफेस के ऊपर ये ब्लॉक रखा हुआ है, यहाँ पे एक स्प्रिंग है, ठीक है, इस तरह से। अब क्या हुआ कि ये इधर से एक दूसरा ब्लॉक है जिसको मैं, ये ब्लॉक जो है वो इनिशियली रेस्ट पे है, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 है और इसकी कुछ तो वेलोसिटी है जिससे मैं इसको आगे भेज रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा, कुछ देर बाद ये उससे जाके टकराएगा। क्या दोनों ब्लॉक आपस में कांटेक्ट में आएंगे? नो, कांटेक्ट में नहीं आएंगे। होगा क्या, ये ब्लॉक जाके स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, ठीक है, यानी कुछ देर बाद मान लो ऐसा हो जाएगा, ये ब्लॉक यहाँ पहुंचा, स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया, ठीक है, और फिर ये ब्लॉक अपनी वेलोसिटी उसको प्रदान कर देगा, ठीक है, और फिर अल्टीमेटली क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ये रफली बता रहा हूँ मैं, हो सकता है कि ये रेस्ट पे आ जाए और ये ब्लॉक फिर अपना आगे बढ़ जाए। यानी हुआ क्या, ये आया, इसने स्प्रिंग को कंप्रेस किया, कंप्रेस करके स्प्रिंग के थ्रू मोमेंटम ट्रांसफर हुआ, स्प्रिंग के थ्रू वेलोसिटी का ट्रांसफर हुआ, एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, ठीक है। लेकिन दोनों बॉडीज कभी भी आपस में कांटेक्ट में नहीं आई, बिना कांटेक्ट के ही स्प्रिंग की मदद से काम हो गया। यानी यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स लग रहा है दोनों के बीच में। एक बड़ा सा स्प्रिंग फोर्स एक बहुत छोटे टाइम के लिए एक्ट कर रहा है ना, कि जब ये दोनों बॉडीज टकराई हैं आपस में, स्प्रिंग कॉम्प्रेस हुआ, तो स्प्रिंग ने इस पे भी फोर्स लगाया, उस पे भी फोर्स लगाया, क्योंकि स्प्रिंग दब रहा है, तो स्प्रिंग हट जा यहाँ से, क्यों आ गया तू है, ऐसी वाली बात हो रही है। और तो हट 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 यहाँ से सबके सब, तो इस तरह से कर रहे हैं ना डियर स्टूडेंट्स। तो इस तरह की बात है डियर स्टूडेंट्स, दोनों यहाँ पे भी जब ये चार्ज पार्टिकल पास आया था, तो जब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पास आया था डियर स्टूडेंट्स, तो क्या हुआ था, ये इसको उधर रिपेल करेगा और ये उसको उधर रिपेल करने की कोशिश करेगा, तो अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बहुत बड़ा फोर्स था, बहुत छोटे टाइम के लिए लगा, बहुत बड़ा फोर्स था, बहुत छोटे टाइम के लिए लगा, है ना। और सिमिलरली जब दो बॉल्स हैं, मान लो ये दो बॉल्स हैं, एक बॉल ए है, बॉल बी है, ये बॉल ऐसा आ रहा और ये बॉल ऐसा जा रहा, तो ये आगे बढ़ के बूम से मार दिया इसको, तो जैसे ही टक्कर हुई, तो टक्कर होते ही क्या हुआ, टक्कर होते ही इसने नॉर्मल रिएक्शन उस पर लगाया होगा और उसने नॉर्मल रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट इस पे लगाया होगा। हाँ, दो बॉडीज जब कांटेक्ट में आती हैं, दो बॉडीज जब आपस में कांटेक्ट में आती हैं, तो क्या होता है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगते हैं ना, वो इस पे फोर्स लगाता है और ये उसको इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाता है, वही यहाँ पे हो रहा है। जैसे ही टक्कर हुआ, जैसे ही बूम हुआ, बूम होते ही कॉन्टैक्ट हो गया यहाँ पे। इन केसेस में बिना कॉन्टैक्ट के ही कोलिजन हो जा रहा है, बिना कॉन्टैक्ट के ही मोमेंटम का ट्रांसफर हो जा रहा है। और इस केस में मान लो ये रेस्ट पे है नीचे, तो ये आई मारी बूम से, हो सकता है इसकी वेलोसिटी घट जाए फिर इसकी बढ़ जाए, है ना। जैसे मैं गया जाके आगे वाले बंदे को ऐसे लात मार दिया, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी ना, मेरी खुद की कम हो जाएगी, उसकी बढ़ जाएगी, क्योंकि मैंने जो है वो ट्रांसफर कर दिया अपना मोमेंटम, मैंने अपना मोमेंटम ट्रांसफर कर दिया, यानी अपनी वेलोसिटी ट्रांसफर कर दी, यानी अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर दी, इसलिए उसकी बढ़ गई, है ना, मेरी घट गई, है ना। तो डियर फ्रेंड्स, एक बड़ा फोर्स एक बहुत छोटे टाइम के लिए एक्ट हुआ, एक बड़ा फोर्स एक छोटे टाइम के लिए एक्ट हुआ, एक बड़ा फोर्स एक छोटे टाइम के लिए एक्ट हुआ, तो वहां पर हम बोलेंगे, और मोमेंटम का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, कोलिजन बोलेंगे। मोमेंटम का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो उसी को हम बोलेंगे कोलिजन। यस डियर फ्रेंड्स, तो अब जब हम कोलिजन की बात करते हैं, तो इसको थोड़ा बारीकी से हम समझेंगे कि कोलिजन में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो फिलहाल मैं थोड़ा आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं। तो सपोज डियर स्टूडेंट्स, ये केस हम देखते हैं, ये वाला केस देखते हैं। तो किसी भी कोलिजन को डियर स्टूडेंट्स हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। तो मैं यहां लिखता हूं, मैं यहां लिख के बताता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, ये है ड्यूरिंग कोलिजन, और ये है आफ्टर कोलिजन, ठीक है। अच्छा, देखो कोलिजन जब हो रहा है,
तो क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है? देखो जैसे यहाँ भी मैं दिखाता हूँ, सपोज ये बॉडी है, इसकी वेलोसिटी सपोज 10 मीटर पर सेकंड है, और ये इनिशियली कितने से जा रहा है? 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। क्या टक्कर होगी? होगी। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है, उसकी स्पीड कम है, तो ये जाके इसको बूम से मार देगा। लेकिन अगर उसकी स्पीड ज्यादा होती, इसकी स्पीड कम होती, तो फिर कोलिजन नहीं हो पाता। ये भागता भागता वो निकल जाता, जब तक लो बैठो, टक्कर होती रहेगी, खत्म बात है। तो टक्कर नहीं हो पाएगी। टक्कर होने के लिए पीछे वाले की स्पीड ज्यादा चाहिए, आगे वाले की कम चाहिए, अगर दोनों सेम दिशा में जा रहे हैं तो ये तो हो गया बिफोर कोलिजन, ठीक है। अब जब जैसे ही दोनों टकराए तो वहां पर ऐसा हो जाएगा, यह ड्यूरिंग कोलिजन। जैसे कोलिजन हुआ तो दोनों ने इक्वल एंड ऑपोजिट नॉर्मल रिएक्शन एक दूसरे के ऊपर लगाया। और फिर मैं आपको दिखाता हूँ आफ्टर कोलिजन कुछ ऐसा हो गया। ये आफ्टर कोलिजन है, ये आफ्टर कोलिजन है, ठीक है। दोनों की कुछ तो वेलोसिटी होगी कोलिजन के बाद, ठीक है। तो अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे बात कुछ ऐसी है कि जब कोलिजन हो रहा है तो कैसा फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल या इंटरनल, इस बात पे हमको ध्यान देना है। तो देखो कोलिजन जब हो रहा है तो सिर्फ इंटरनल फोर्सेस है कि अगर इस पूरे को हम एक सिस्टम मान लें तो वो उस पर फोर्स उधर लगा रहा है, ये इस पे उधर लगा रहा है, आपस का मामला हो रहा है ना, ये इस पे वो इस पे। कोई थर्ड पार्टी बाहर जाके कोई फोर्स लगा रही है क्या? नो, नहीं लगा रही। हाँ, एक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका कुछ वेट होगा तो इसके ऊपर इसका भी वेट ऐसा नीचे एक्ट हो रहा होगा, इसका भी वेट नीचे एक्ट हो रहा होगा। लेकिन और हो सकता है कि इसका सरफेस थोड़ा रफ हो, इसका भी सरफेस थोड़ा रफ हो, तो इनके बीच में आपस में थोड़ा सा फ्रिक्शन भी हो सकता है, आपस में घिसाई भी हो सकती है ना। लेकिन होता यह है कि ये जो फोर्स है, ये जो कांटेक्ट फोर्स है, ये कांटेक्ट फोर्स इतना ज्यादा होता है, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है इसका मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा होता है कि उसके सामने बाकी सब फीके पड़ जाते हैं। यानी बाकी फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इनके सामने कुछ नहीं है, नेग्लिजिबल है, इग्नोर मार देते हैं। यानी ग्रेविटी लग तो रही है, फ्रिक्शन भी हो सकता है एग्जिस्ट कर रहा हो, लेकिन उन सब का मैग्नीट्यूड ये नॉर्मल रिएक्शन के सामने बहुत ही कम है। क्योंकि याद करो जब टक्कर होती है 6 तो टक्कर जब होती है बहुत बड़ा फोर्स लगता है, और वो फोर्स जो बाकी सब फोर्स को डोमिनेट करता है। तो इसीलिए हम ग्रेविटी, फ्रिक्शन, इन सब के फोर्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं और हम बोलते हैं कि बॉडी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इंटरनल फोर्सेस लग रहे हैं, बाहर से कोई और फोर्स नहीं आ रहा। यानी किसी भी कोलिजन में हमेशा एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? जीरो होता है। किसी भी कोलिजन में, चाहे कॉन्टैक्ट हो चाहे नहीं हो, किसी भी कोलिजन में एक्सटर्नल फोर्स हमेशा जीरो होता है। तो क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो जब हमको पता है जब भी नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है तो बॉडी का मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व्ड होता है। हमको अच्छी तरह से पता है, बहुत ही अच्छी तरह से पता है कि जब हमने फोर्स को डिफाइन किया था तो हमने फोर्स को क्या लिखा था? फोर्स को लिखा था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। और यहीं पे हमने क्या बोला था कि जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है, अगर ये फोर्स जीरो हो जाए, फोर्स जीरो होने का मतलब है कि जीरो इज इक्वल टू dp अपॉन dt। तो अगर p का डिफरेंशिएट कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में तो जीरो मिल रहा है, इसका मतलब p क्या होना चाहिए? इसका मतलब है कि p शुड बी कांस्टेंट, यानी टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। इसका मतलब है कि मोमेंटम शुड बी कंजर्व्ड। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि किसी भी कोलिजन में एक्सटर्नल फोर्स हमेशा जीरो होता है, इसके वजह से किसी भी कोलिजन में मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। यानी टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन will be equal to total final momentum after collision, ठीक है। जितना मोमेंटम पूरे सिस्टम के पास बिफोर कोलिजन था, कोलिजन के बाद भी पूरे सिस्टम के पास उतना ही मोमेंटम होगा। यानी अगर मैं सिंबॉलिकली लिख के बताऊं तो मान लो डियर स्टूडेंट्स की ये जो दो बॉडीज है, इसकी वेलोसिटी जो है वो सपोज u1 है और इसकी वेलोसिटी क्या है? u2 है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी u1, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2, और इसकी फाइनल वेलोसिटी v1 और इसकी फाइनल वेलोसिटी v2, ठीक है। और मान लो ये जो दो बॉडीज हैं, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, और इसका मास भी वही रहा m1 m2, ठीक है। तो क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो हम इसके आधार पे क्या बोल सकते हैं? इसके आधार पे बोल सकते हैं टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन। यानी बिफोर कोलिजन जो है, बिफोर कोलिजन इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम,
यानी m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ऐसा बोल सकते हैं पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन और पूरे सिस्टम का फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन विल रिमेन सेम। समझ आए डियर स्टूडेंट्स? तो इस बात को नोट बोल के लिख लो कि सिंस नेट एक्सटर्नल फोर्स acting on the system during collision is always equal to 0, therefore the total momentum of the system before collision will be equal to the total final momentum of the system after collision always। यानी सभी टाइप के कोलिजन में मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा, मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक बात है जो हमको ध्यान में रखनी है। ठीक है, मुझे उम्मीद है यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। घबराने की बात नहीं है, ये जो चीजें मैं समझा रहा हूँ इसके बारे में मैं कुछ बातें आपको लिखा के भी दूंगा आगे के लेक्चर्स में। ठीक है, लेकिन उसके पहले मैं कुछ और बातें आपको बता दूं कि कोलिजन के दौरान क्या हो रहा होता है। ठीक है, तो देखो डियर स्टूडेंट्स, एक और क्रिटिकल बात हमको समझना जरूरी है, वो ये है कि सपोज ये बॉडी इस तरह से v वेलोसिटी से आ रही है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको सिंबल दूसरा दे देता हूँ। तो ये सपोज ये वाली बॉडी जो है वो u1 वेलोसिटी से आ रही है और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है u2 वो क्या है, वो 0 है। ठीक है, अब क्या होता है, क्या होता है वो ध्यान से देखते हैं कि जैसे ही ये ब्लॉक आके स्प्रिंग को टकराएगा क्या होगा, स्प्रिंग उस पर फोर्स लगाना शुरू करेगा। ठीक है, तो स्प्रिंग जो है जैसे ही वो आके स्प्रिंग को हिट करेगा, स्प्रिंग उस पर फोर्स लगाएगा, स्प्रिंग उस पर भी फोर्स लगाएगा और इस पर भी लगाएगा। यानी जैसे ही वो ब्लॉक आके स्प्रिंग को हिट करेगा, स्प्रिंग कंप्रेस होगा और वो दोनों पे ऐसा फोर्स लगाएगा, है ना। तो अगर दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है तो बीच वाला बंदा क्या करता है, दोनों को हटाता है ना। ये तो नहीं कि बस सिर्फ एक को पकड़ के हटाने लगे, दूसरे को बोला कि तुम यहीं रहो, दोनों को हटाना पड़ता है, तू भी हट तू भी हट, है ना। तो भले शुरुआत किसी ने भी की हो, शुरुआत हो सकता है उसने की हो, जैसे इस केस में शुरुआत वो कर रहा है, कोलिजन की शुरुआत उसके वजह से हो रही है ना, पर शुरुआत किसी ने भी की हो, जो बीच वाला बंदा है वो दोनों पे फोर्स लगाएगा, है ना। देखो यहाँ पे भी ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो इक्वल एंड ऑपोजिट है, मतलब ये बीच में जो कांटेक्ट फोर्स है वो दोनों पे लग रहा है, इक्वल एंड ऑपोजिट, है ना। जैसी टक्कर हुई कांटेक्ट फोर्स दोनों पे लगा, इसने उसको प्रेस किया उसने इसको प्रेस किया, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर, समझ आ रही है बात। तो अब क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट्स कि जैसे ही कांटेक्ट हुआ, स्प्रिंग ने जैसे ही उस ब्लॉक ने आकर स्प्रिंग को हिट किया, स्प्रिंग ने दोनों के ऊपर फोर्स लगाना शुरू किया। अब स्प्रिंग जो है वो इस वाले ब्लॉक के ऊपर फोर्स किधर लगा रहा है, इधर लगा रहा है, और उस वाले ब्लॉक के ऊपर फोर्स किधर लगा रहा है, उधर लगा रहा है। ठीक है, तो उसके वजह से ये होगा कि इस वाले ब्लॉक की वेलोसिटी कम 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 होती जाएगी। ठीक है, और उस वाले ब्लॉक की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि ये फोर्स उस वाले ब्लॉक को मूव कराएगा उधर, और ये फोर्स जो है वो इस ब्लॉक की वेलोसिटी के ऑपोजिट है ना, इसीलिए ये वाला फोर्स इसकी वेलोसिटी को कम करता जाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी और इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, एक की घटती जाएगी दूसरे की बढ़ती जाएगी। अब इस तरह से हो रहा है। तो इनिशियली जो है ये वाला डायग्राम देखो, ये दो ब्लॉक्स के लिए बता रहा हूं मैं। तो इधर वाले ब्लॉक की वेलोसिटी इनिशियली बहुत ज्यादा है और इसकी वेलोसिटी अभी बहुत ही कम है। ठीक है, जैसी टक्कर हुई तो टक्कर होने के बाद इसकी वेलोसिटी बढ़ने लगी, इसकी घटने लगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। कुछ देर बाद, टक्कर के कुछ देर बाद एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, मतलब जो इसकी वेलोसिटी है वही इसकी वेलोसिटी भी, कॉमन वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई। ठीक है, और जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई है, वहां पर जो स्प्रिंग का कॉम्प्रेशन है, मान लो कॉम्प्रेशन को मैं एक्स बोल रहा हूं, तो स्प्रिंग का जो कॉम्प्रेशन है वहां पर ये कॉम्प्रेशन मैक्सिमम हो जाएगा। तो जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाती है तो समझो वहां पे स्प्रिंग का कॉम्प्रेशन मैक्सिमम है ना। क्यों मैक्सिमम है भाई? क्योंकि इस पॉइंट के बाद क्या होगा, इस पॉइंट के बाद क्या होगा बताता हूं। तो पहले मैं यहां से यहां बता रहा हूं, यहां से यहां क्या हो रहा है, टिक 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 टिक,
मतलब अब क्या होगा कि अब भाई इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी और इसकी घट जाएगी। मान लो ये रेस्ट पे आ गया, तो अगर ये रेस्ट पे आ गया तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो मैं 0 बोल देता हूँ और इसकी फाइनल वेलोसिटी को मैं v2 बोल देता हूँ। ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है? तो मान लो डियर स्टूडेंट्स, ये इस तरह से मान लो, इमेजिन करो यहाँ पे स्प्रिंग है, ठीक है, ऐसा हो रहा है। कुछ दूर के लिए दोनों साथ गए थे, कुछ दूर के लिए दोनों ध्यान से देखो, आ रहा प्रेस किया, कुछ दूर के लिए दोनों साथ हो जाते हैं, फिर उसके बाद बूम। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि इस पॉइंट के बाद ये ब्लॉक की स्पीड बढ़ने लगती है और इसकी घटने लगती है, तो कांटेक्ट लूज हो जाएगा ना, यानी धीरे धीरे स्प्रिंग फैलता जाएगा। क्यों? क्योंकि उधर वाले की वेलोसिटी बढ़ती जा रही है और इधर वाले की घटती जा रही है। इनिशियली इधर वाले की वेलोसिटी ज्यादा थी, उसकी कम थी, तो कंप्रेशन होता जा रहा था, होता गया, फिर दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई, और फिर जब उसकी वेलोसिटी बढ़ गई तो वो निकल गया और स्प्रिंग फैल गया। तो ठीक है, 100 बात की एक बात, चाहे कुछ समझ में आया हो या नहीं समझ आया, बस इस बात को ध्यान में बिठा के रख लो कि जब भी दो ब्लॉक्स की वेलोसिटीज कॉमन होंगी उस टाइम पे स्प्रिंग का कंप्रेशन मैक्सिमम होगा। बस इसी बात को तुमको ध्यान में रखना है, और कुछ ध्यान में रहे ना रहे, बस इस बात को तुमको ध्यान में रखना है। याद रखो, यहां से यहां तक का जो प्रोसेस है, यहां से यहां तक के प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफॉर्मेशन। ठीक है, डिफॉर्मेशन। और यहां से यहां तक का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? रिफॉर्मेशन। क्यों भैया? डिफॉर्मेशन म्हणजे शेप का चेंज होना। तो यहां से यहां तक स्प्रिंग डिफॉर्म हो रही ना, डिफॉर्म हो जा रही, डिफॉर्म, और फिर यहां से वो वापस फैलना शुरू हो रही, यहां से यहां तक कंप्रेस हुई, फिर यहां से रिलैक्स होना शुरू हुई, रिलैक्स होना शुरू हुई मतलब रिफॉर्मेशन, वापस से अपना शेप रीगेन करने लगी वो। तो यहां से यहां तक कंप्रेस, फिर यहां से वापस रीगेन, रिफॉर्मेशन। तो यहां से यहां तक रिफॉर्मेशन, यहां से यहां तक, सॉरी, यहां से यहां तक डिफॉर्मेशन और यहां से यहां तक रिफॉर्मेशन। यानी किसी भी कोलिजन में दो फेज होता है, एक डिफॉर्मेशन का फेज होता है और एक रिफॉर्मेशन का फेज होता है। ठीक है, डिफॉर्मेशन एंड रिफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे डियर स्टूडेंट्स अपने अगले लेक्चर में। ये आज थोड़ा मैं बेसिक्स बता रहा था, अगला लेक्चर और भी ज्यादा टेक्निकल होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे, मजे लूटेंगे डियर स्टूडेंट्स। अगर कुछ बात इसमें नहीं समझ में आई हो, ग्रुप पे जरूर अपना डाउट पूछें, और आप क्या कर सकते हैं, बुक रीड करो। ठीक है, जो भी टेक्स्ट बुक आपके पास है वो रीड करो, उसमें से भी थियरी रीड करो, और देखो कि कोई पॉइंट अगर यहाँ नहीं समझ में आया हुआ तो हो सकता है कि बुक पढ़ के समझ में और अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्व करो। अभी तक मैंने वर्क, एनर्जी, पावर जो पढ़ा दिया है, जितने टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं, उतने प्रॉब्लम्स जो भी रेफरेंस बुक आपके पास है वो निकालो, उसमें से प्रॉब्लम्स को छुड़ाओ। ठीक है, प्रॉब्लम्स अच्छे से प्रैक्टिस करो, उसमें भी कोई भी डाउट आता है तो पूछो। आप लोग ग्रुप में बिल्कुल भी डाउट नहीं पूछ रहे, जो हमारा वो ऐप है उस ऐप के अंदर आप बिल्कुल भी डाउट्स पूछ नहीं रहे हैं, तो आप लोग डाउट्स पूछें डियर स्टूडेंट्स। टेस्ट के भी क्वेश्चन में कुछ डाउट है तो पूछो, क्योंकि टेस्ट के क्वेश्चंस में मैंने कुछ अच्छे बनाए थे, तो उसमें डाउट हो सकता है आया ही हो आप सबको, तो वो डाउट पूछो, प्रॉब्लम्स छुड़ाओ, है ना। क्योंकि अभी मेरे ख्याल से लॉकडाउन जो है वो मिनिमम 1 महीना और एक्सटेंड होगा ही होगा, तो आप कब तक अपना टाइम वेस्ट करोगे? डाउट्स छुड़ाओ, डाउट्स पूछो, ये आपकी जिम्मेदारी है ना। तो इसका बीड़ा आप उठाएं, पहल करें, डाउट्स पूछें। ओके, तो आज के लिए इतना बस करते हैं, हम चर्चा जारी रखेंगे अपने अगले लेक्चर में। और वैसे भी आपको पता है कि अभी आने वाले टेस्ट में ये पूरा चैप्टर आने वाला है, यानी मैं अभी 2-4 दिन के अंदर ये पूरा कोलिजन आपको पढ़ा के खत्म कर दूंगा। तो वर्क, एनर्जी, पावर, कोलिजन, ये पूरी की पूरी चीज अभी आपके आने वाले टेस्ट में आने वाली है, तो इसीलिए उस हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर मान लो वीडियो बहुत बड़ा लग रहा है, जैसे इतना बड़ा वीडियो है भाई, तो इतना डेटा हमारे पास नहीं है कि हम देख पाएं, तो कोई बात नहीं है, आप 15 मिनट आज देख लो, 15 मिनट कल देख लो। ठीक है,
ऐसा करके देख लो आप। लेकिन या 15 मिनट जो है वो पापा के मोबाइल से देख लो, 15 मिनट मम्मी के मोबाइल से देख लो। तो या अगर घर में चाचा मामा कोई हैं तो 15 मिनट उनके मोबाइल में देख लो। इस तरह से करके देख लो, लेकिन देखना तो पड़ेगा ही डियर स्टूडेंट्स, और कोई चारा हमारे पास नहीं है। क्या करोगे, लॉकडाउन है ना, मजबूरी है, करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, है ना। ओके, ओवर एंड